नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी, बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज फिर से समाचार जरा हटके इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला समाचार यह है कि अपनी पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबी जो सबसे बड़ी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। उसके चेयरमैन है सेट्टी। उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के साथ कुछ बातें की। उन बातों में उन्होंने डिपॉजिट्स बढ़ाने का आग्रह आरबीआई ने किया है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई कुछ नए नए तरीके आप अपनाइए जिसकी वजह से आकृष्ट कर सके डिपॉजिट्स को, क्योंकि क्रेडिट तो बढ़ रहा है और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं एक योजना लगाना, हर घर लखपति, इस प्रकार की योजना वो चालू करने वाले हैं। यानी क्या, नॉर्मली एक व्यक्ति जब डिपॉजिट करता है तो उसकी इच्छा ऐसी होती है, अपेक्षा कि मैं कितने समय में इसका डबल कर सकूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप रिकरिंग डिपॉजिट्स जब डालते हैं, इसका खाता खोलते हैं, तो ये एसआईपी है, एक प्रकार का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आरडी है, आपका रिकरिंग डिपॉजिट है। तो वो कैसे आगे लाख में बदल जाएगा। तो उसमें उन्होंने और एक दूसरी योजना बताई कि भाई फिक्स डिपॉजिट जिनका होता है, साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, तो ऐसे फिक्स डिपॉजिट का जो ब्याज है वो एक्यूमुलेट होता है। तो उसकी जगह पे उन्होंने एक सजेशन दिया, क्यों ना हम इसका कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में डालें और कुछ हिस्सा एनएसपी यानी नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, इसमें डाला जाए। तो ये पैसा आपका जल्दी आगे बढ़ेगा, यानी हर घर लखपति, इस प्रकार की इनकी योजना है। यानी एफडी फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, इसको इकट्ठा करके उस डिपॉजिट को आकृष्ट करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी कर्मचारी का ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 2014 से चल रहा है कि भाई जिनका मासिक वेतन 15,000 है, उन सारे उसके ऊपर है, तो ऐसे सारे कर्मचारियों का योगदान ईपीएफ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में होगा। लेकिन 2014 से 2024 साल तक उसमें कुछ बदल नहीं आया। इसलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना हम ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और दूसरा जो है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये दोनों को इकट्ठा करें और 15,000 की जगह पे हम इसका मर्यादा 30,000 कर दें। यानी जिस कर्मचारी का वेतन 30,000 के ऊपर है, सिर्फ उसे ही ये योगदान इसमें देना पड़ेगा। 2014 में 15,000 का था ईपीएफ का, लेकिन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का 21,000 की मर्यादा थी। तो ये दोनों मिलाकर 30,000 करते रहे तो कर्मचारियों को लाभ होगा। लेकिन ये चर्चा हुई है, निर्णय अगली मीटिंग में करने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये हो भी सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्या हम इस बार की लोकसभा को समझे एक बार, क्योंकि हमारे लिए कई सारे निर्णय लोकसभा में लिए जाते हैं। वो अलग बात है कि आजकल जो हंगामा हो रहा है उस हंगामे से हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये 18वीं लोकसभा, जिसमें उम्र के लिहाज से एवरेज उम्र 56 इयर्स की है 18वीं लोकसभा। लेकिन 17वीं लोकसभा का वो था 59 साल, 56 और 59, यानी उम्र घटी। अच्छा, यानी युवा ज़्यादा लोग आए, ऐसा इसका मतलब है। शिक्षा के बारे में देखें तो 18वीं लोकसभा में 78% लोकसभा के मेंबर्स जो ग्रेजुएट हैं,
अगर इसके पहले की लोकसभा 17वीं लोकसभा देखें तो इसमें 73% ग्रेजुएट थे, यानी कि मतलब सुधार हुआ है। कुछ लोकसभा के मेंबर्स जो है वो बिजनेस करने वाले हैं, तो बिजनेस करने वाले थे 18% और उसमें 100 की संख्या थी। लेकिन 17वीं लोकसभा का अगर हम देखें तो ये नंबर था 144 144 और परसेंटेज वाइज था 26%, यानी कम लोग बिजनेस करने वाले हैं। एक तरह से अच्छा ही है, यानी 17वीं लोकसभा से 18वीं लोकसभा में जो मेंबर्स हैं अच्छे हैं ऐसा लगता है। आगे बढ़ते, डोनाल्ड ट्रंप जी अमेरिका के प्रेसिडेंट 20 जनवरी से होने वाले हैं, लेकिन आज से ही उनकी धाक जमी हुई है। कई देश भयावह लग रहे हैं और उसमें पर्टिकुलरली ब्रिक्स नेशन के लिए खतरा ज़्यादा दिख रहा है। ब्रिक्स यानी क्या? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये सारी देशों में थोड़ी सी डर जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, अगर डॉलर को नीचे गिराने की कोशिश हुई, ऐसा किसी भी देश को अगर देखा गया तो उसके ऊपर 100% टैरिफ लगेगा। यानी आपके यहाँ से जो कुछ भी अमेरिका में इंपोर्ट होने वाला है उसके ऊपर 100% टैरिफ लगेगा। मतलब क्या होगा? वो कंट्री एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी, अमेरिका उसको स्वीकारेगा नहीं। ब्रिक्स का एक 2023 में एक समिट हुआ था। उस समिट में डी डॉलराइजेशन ऐसा भी एक चर्चा में आया था कि भाई ये आवश्यकता है क्या, सारे विश्व में जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड व्यवहार ट्रांजैक्शन होता है क्या वो सिर्फ डॉलर में होना चाहिए? क्या ब्रिक्स देश अपना कुछ करेंसी खड़ी कर सकता है क्या? तो ये ट्रंप को मालूम है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर इकोनॉमिक सैंक्शन, जैसे उन्होंने 2022 में रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन डाल दिए थे। इसलिए एक प्रकार का डर का माहौल आज हमें दिख रहा है ऐसे कुछ कंट्रियों में कि जो डॉलर को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते, भारत में महंगाई और बेरोजगारी यह विषय बहुत चलता है, उग्र चर्चा होती है। और जैसे लोकसभा में सबसे पहले तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि भाई इस पर चर्चा सरकार क्यों नहीं करना चाहती। ठीक है, इसके बारे में हमने इसके पहले भी बात की थी, लेकिन अमेरिका की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी एक तरफ यह बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके यहाँ जो महंगाई है उसने हर मर्यादा को तोड़ दिया है। इतनी महंगाई है कि एक सामान्य कॉमन मैन, उसका कुटुंब को चलाने के लिए उसकी हालत खराब है। $9,900 के ऊपर उसका मासिक, ऐसा मान ले कि $10,000 उसका महीने का खर्चा है कुटुंब का, और वो भी किराना माल का अगर हम समझे तो, ग्रोसरी के बारे में सोचे तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई किराना माल ही नहीं, बाकी सब चीज़ों को अगर हम सोचें तो क्या स्थिति रही 2023 में। तो अमेरिकन व्यक्ति होटल में खाने पीने के लिए जाता है तो मासिक उसका खर्च करीब $4,000 है। वह अगर घर में शक्कर और कुछ अन्य बातें लाता है तो उसके लिए उसका खर्च होता है $2,500 का एक महीने का। नॉनवेज अगर मांसाहारी है तो $1,100 का मासिक खर्च उसका होता है। फल और सब्जी लेने के लिए जाता है तो महीने का खर्च उसका $1,000 का है। कुछ बेकरी आइटम्स वो अगर खरीदता है महीने में तो उसका खर्च करीब $800 का है, और दूध की अन्य उत्पादन उसके ऊपर $600 का खर्च है। ये 2023 की फिगर मैंने आपको दी, लेकिन 2024 में ऐसा कहा जा रहा है कि 13% और महंगाई बढ़ी है। भारत की महंगाई का दर क्या है? 6% और कुछ ऊपर। अमेरिका का महंगाई दर क्या है? 13%। फिर भी वहाँ पे महंगाई के बारे में कोई चर्चा ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो तूफान बन जाता है लोकसभा में। तो इस प्रकार से
आज का हम समाचार जरा हट के पूर्ण करते हैं।